हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो है आपके पास अध्याय 9, जिसका नाम है वृत्त। तो वृत्त के बारे में आप छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकैप करने की कोशिश करेंगे। जो इसके बेसिक से पार्ट्स है, वृत्त के कौन कौन से पार्ट है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि वृत्त किसी समतल पर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो केंद्र से समदूरस्थ होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, बहुत सारे बिंदु है यहाँ पे दिए हुए आपके पास। जो एक केंद्र यहाँ पे है, इससे क्या है, ये समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब है कि ये समान दूरी पर है। चाहे इस वाले बिंदु की बात करें, चाहे इस वाले बिंदु की बात करें आप, ये सारे बिंदु क्या होंगे, केंद्र से समदूरस्थ होंगे आपके पास। तो ये जो सारे बिंदु है, ये असंख्य बिंदु है यहाँ पे। इस वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु है जो केंद्र से समदूरस्थ है। तो ये क्या बना रहे आपके पास, ये बना रहे परिधि। ये क्या है आपके पास, परिधि। जो ये सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, ये क्या है आपके पास, परिधि है। तो ये परिधि पर जो हर एक बिंदु है, ये केंद्र से क्या है आपके पास, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरे डायग्राम में यहाँ पे बना रखा है, केंद्र से ये परिधि आपके पास, केंद्र से परिधि तक की दूरी को आप क्या बोलते हो, ये है आपके पास त्रिज्या, जिसको रेडियस भी कहा जाता है। और इसको डिनोट किया जाता है आर से, स्मॉल आर से। अब आपके पास एक दूसरी चीज है, वो क्या है, जो परिधि को दो हिस्सों पर टच कर रही है, आपको दिख रहा है। परिधि को जो दो जगह पे टच कर रहा है और केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसको बोला जाएगा व्यास। व्यास यानी कि ये क्या है आपके पास, डायामीटर। ये आपके पास डायामीटर है। और ये आपने याद रखना, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। जो व्यास होता है आपके पास, व्यास क्या होता है, 2 गुना होता है किसका, त्रिज्या का। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। यहाँ पे ध्यान दो, ये ओ ए आपके पास त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है। तो ये कुल मिला के क्या बना रहा है आपके पास, व्यास बना रहा है। तो व्यास क्या होता है, 2 गुना होता है किसका, त्रिज्या का। व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का। तो यहाँ से क्या निकला आपके पास, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। यानी कि ये व्यास बटा 2 क्या होती है आपके पास, त्रिज्या होती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटा 2। व्यास को आधा करना पड़ेगा आपको, तो आपको त्रिज्या मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर यहाँ से ये व्यास क्या है आपके पास, व्यास आपके पास 14 सेंटीमीटर है। व्यास क्या है आपके पास, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या क्या निकलेगी आपके पास, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, यानी कि 14/2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। परंतु अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और एलोबोरेट करेंगे हम, कि परिधि को जो दो जगह टच कर रहा है, ये भी तो एक आपके पास रेखा है। ये रेखा है, ये वाली सी डी, ये भी तो एक रेखा है। तो क्या आप इसको भी व्यास बोलोगे, तो बिल्कुल नहीं। व्यास की डेफिनेशन क्या है, जो परिधि को दो जगह पे टच करे और केंद्र से होकर गुजरे। तो क्या आप व्यास को भी, व्यास को कुछ और नाम भी दे सकते हैं, परंतु उससे पहले यहाँ ध्यान दो, ये जो सी डी है आपके पास, ये दो जगह टच कर रहा है आपको, आपके वृत्त की परिधि को, तो इसको बोला जाता है जीवा। ये क्या है आपके पास, सीडी जीवा है। जीवा क्या होती है, जो वृत्त की परिधि को दो जगह पर टच करे। तो ये भी व्यास भी तो आपके दो जगह टच कर रहा है। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने कि इस व्यास को भी आप जीवा बोल सकते हो। और यहाँ पे वृत्त की परिधि को जो दो जगह पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है इन, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है ए बी का। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी जीवा होगी। तो यहाँ से क्या अनुमान लगाया आपने, कि वृत्त की असंख्य जीवाएं हो सकती है। इस वृत्त की असंख्य जीवाएं हो सकती है आपके पास। तो एक जीवा जो केंद्र से होकर गुजर रही है, उसको स्पेशल नाम दिया गया, वो है आपके पास, वो है आपके पास क्या,
वो है आपके पास व्यास। तो जैसे जैसे हम व्यास की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे जीवा की लंबाई आपकी बढ़ती जाएगी, और वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, वो केंद्र पर मैक्सिमम हो जाएगी। फिर केंद्र से आप जैसे जैसे वृत्त से दूर भागने की कोशिश करोगे वैसे वैसे जीवा की जो लंबाई है वो घटती जाती है आपके पास। तो आपके पास वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती है, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की वो आपके पास व्यास होती है। और जैसे जैसे आप व्यास की तरफ आओगे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप व्यास से दूर चले जाओगे वैसे वैसे जीवा की लंबाई जो है वो कम होती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, या पिछली बातें आपको याद आई होगी जो आपने पिछली उसमें वृत्त में पढ़ी होगी पिछली क्लास में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये तो हमने जीवा और व्यास की बात करी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब है आपके पास यहाँ पे मैंने एक डार्क करा हुआ ये ए बी, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चाप है। जो ए बी है चाप है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, आप इस तरह भी डिनोट करते हैं मैथमेटिकली। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखो, ये वाला, ये दो, ये भी त्रिज्या है आपके पास, ये वाली भी त्रिज्या है और ये वाली भी आपके पास त्रिज्या है। और ये वाला क्या है, ये आपके पास चाप है। ये जो ए बी है ये चाप है। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि ये क्या बना, इसके बीच वाला जो एरिया है ये दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे आप, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एक नाम दिया गया, वो है आपके पास त्रिज्याखंड। वो क्या नाम दिया गया इसको, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड क्या होता है, आपके पास दो त्रिज्याओं व चाप के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, आपके पास त्रिज्याखंड कहलाता है। तो अब ये आपके पास लघु चाप है, ये कौन सी चाप है, ये लघु चाप है। तो ये वाला जो बना आपके पास, ये बना आपके पास लघु लघु त्रिज्या खंड। मतलब लघु चाप व त्रिज्या के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, लघु त्रिज्या खंड कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली चाप, ये वाली, ये भी तो बहुत बड़ी चाप है आपके पास, ये वाली जो इसके अलावा बची आपके पास, जो आपको थोड़ी सी फैट सी दिख रही है, ये वाली। तो ये एरिया जो होगा, ये वाला, ये सारा एरिया, ये बड़ी चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। तो आपको समझ आया होगा त्रिज्याखंड क्या होता है। त्रिज्याखंड होता है दो त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। तो लघु चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र लघु त्रिज्याखंड कहलाता है, और दीर्घ चाप और त्रिज्या के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, आपके पास दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। ये बेसिक सी बातें है जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आपने ये अपनी नोटबुक पर बहुत अच्छे से नोट करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं आपने। और जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो या फिर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, तो आपने इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे शेड करा हुआ ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र जो मैंने शेड करा हुआ, तो यहाँ पे ये मैंने ये चाप भी बना दी आपके पास, ये वाली। तो ये लघु चाप है आपके पास, ये वाली क्या है, लघु चाप। ये क्या है आपके पास, लघु चाप है, और ये वाली क्या है आपके पास, दीर्घ चाप है। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है आपको ये दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये आपके पास क्या है, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र। तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है वृत्तखंड। वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, आपके पास चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपके पास क्या होता है, वृत्तखंड होता है। तो लघु चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको लघु वृत्तखंड, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप दीर्घ वृत्तखंड। इस वाला, ये वाला एरिया जो बचा है, जो शेडेड है, वो छोटा सा पोर्शन है, ये छोटी सी चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र है। और जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये आपके पास बड़ी चाप और
जीवा के बीच का क्षेत्र है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो वृत्त है इसकी परिधि पर असंख्य बिंदु है जो केंद्र से आपके पास समदूरस्थ होते हैं। ये केंद्र है आपके पास, इससे ये सारे बिंदु क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो यहां से मैं अगर रेखाखंड खींचता हूं एक, तो ये रेखाखंड जो है ये कहलाता है छेदक रेखा। सॉरी, ये इसको क्या बोलेंगे आप, स्पर्श रेखा। क्या है ये, स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा क्या कर रही है, वृत्त की परिधि पर बिंदु को टच कर रही है, आपके पास किसी एक बिंदु को टच कर रही है। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इस वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर असंख्य आपके पास क्या है, बिंदु है। क्योंकि असंख्य बिंदुओं का एक समूह है आपके पास वृत्त, तो यहां से आप अनेक स्पर्श रेखाएं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करे। तो इसको बोला जाता है, जो ये वाला बिंदु है इसको बोला जाएगा स्पर्श, इसको बोला जाएगा स्पर्श बिंदु। ये आपके पास स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पे असंख्य स्पर्श बिंदु हो सकते हैं और असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि ये वाली एक रेखा खींच ली मैंने, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, जो रेड वाली है, ये दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है, आपको दो जगह स्पर्श कर रही है, तो इसको बोला जाता है छेदक रेखा। इसको क्या बोलेंगे आप, छेदक रेखा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलो थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। जो इस अध्याय में प्रमेय है, थ्योरम्स है दी हुई, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और पता चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट समझ आता है कि नहीं। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब है आपके पास प्रमेय 9.1 जो आपकी किताब में दी है, वो है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो अभी हमने बात करी थी कि जीवाएं क्या होती है आपके पास, जो वृत्त की परिधि को दो जगह स्पर्श करे। तो यहाँ पे आपके पास दो जीवाएं हैं, कौन सी जीवाएं, कौन कौन सी है यहाँ पे आपके पास, ये एक ए बी जीवा है और एक आपके पास सी डी जीवा है। तो अगर आपके पास ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। अगर आपके पास ए बी सी डी के बराबर होगी, तो ये वाले जो केंद्र पर आंतरिक कोण है, ये एक और दो, मैं इसको एक और दो नाम दे देता हूं। तो आपके पास कोण एक किसके बराबर होगा, कोण दो के बराबर, पर शर्त यह है कि ये जीवाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये जीवाएं बराबर होगी तो ये केंद्र पर क्या करेगी, बराबर कोण आंतरित करेगी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। फिर आपके ये जो थ्योरम्स है, ये क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं आप, तो वहां पे उपयोग होते हैं। तो आपने ये अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट करना है और बार बार रिवाइज करना है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगला इसका विपरीत है, यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। यानी कि बोलने का मतलब है कि अगर ये एक कोण और दो कोण बराबर होते हैं आपके पास, यानी कि कोण एक किसके बराबर हो, कोण दो के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी जीवा है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के। क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि ए बी जीवा केंद्र पर कोण एक बना रही है और सी डी केंद्र पर कोण दो बना रही है। तो अगर ये बराबर होगी तभी ये बराबर कोण आंतरित करेगी। तो ये आपके पास दूसरा थ्योरम था, दूसरा प्रमेय था। थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। अगला है आपके पास ये वाला प्रमेय 9.3। इसके अनुसार क्या है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि आपके पास ए बी जीवा है, आपके पास ए बी जीवा है, यहाँ पे हमने केंद्र से लंब डाला इस पर। तो जब ये लंब डाला यहाँ पे, तो इसने 90 डिग्री का कोण बनाया। लंब का मतलब ही 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये जो जीवा है वो समद्विभाजित होगी। इसको समझने का प्रयास करें। जो जीवा है वो क्या होगी आपके पास,
समद्विभाजित विभाजित होगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो ए एन है वो किसके बराबर हो गया, एन बी के बराबर हो गया। कब, जब ओ एन आपके पास लंब होगा किस पर, ए बी पर। जब ओ एन क्या होगा, लंब होगा ए बी पर, तो आपके पास ये वाली कंडीशन आएगी, आपके पास जो जीवा है वो क्या हो जाएगी, समद्विभाजित हो जाएगी। तो नेक्स्ट है आपके पास इसी का 9.4 है आपके पास प्रमेय, इसी का विपरीत है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई जीवा पर लंब होती है। यानी कि अगर आप यहाँ केंद्र से इस जीवा पर एक रेखा खींचते हो और वो इसको समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ए एन किसके बराबर आए, एन बी के बराबर आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ओ एन है आपके पास, यानी कि ओ एन क्या हो गया आपके पास, लंब होगा इस केस में। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है कि अगर आपने केंद्र से जीवा पर एक रेखाखंड खींचा और वो इस रेखाखंड को यानी कि इस जीवा को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करे, तो आपके पास इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो ओ एन है वो लंब होगा किस पर, ए बी पर। चलो थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। अगला है आपके पास 9.5 प्रमेय। इसके अनुसार क्या है, एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अब यहाँ पे समझने का आप प्रयास करें कि अगर ये बराबर जीवाएं है, जीवाएं कौन सी है यहाँ पे, पी और क्यू, पी क्यू और आर एस, यहाँ पे ये दो बराबर जीवाएं हैं। अगर ये पी क्यू और आर एस दोनों बराबर होंगे तो ये केंद्र से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। यानी कि आपके पास ये केंद्र है और ये है, तो आपके पास जो ओ एल है वो किसके बराबर आएगा, ओ एम के। कब, जब आपके पास ये जीवाएं बराबर होगी। यानी कि आपके पास पी क्यू जो जीवा है वो किसके बराबर है, आर एस के बराबर। तो ये जो दोनों जीवाएं है ये केंद्र से समदूरस्थ होगी, यानी कि ये दोनों लंबाइयां कैसी होगी आपके पास, बराबर होगी। यानी कि ओ एल किसके बराबर आएगा, ओ एम के बराबर आएगा। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है आपके पास। तो ये सारी बातें आपने अपने माइंड में फिट करनी है, एमसीक्यू यहां से बनेंगे आपके, तो आपने ये बहुत अच्छे से तैयार रखना है, अपना नोट्स बनाने हैं साथ में, और वीडियो को बार बार जरूर देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। अगला प्रमेय इसका विपरीत है आपके पास, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जो जीवाएं लंबाई में समान होती है। यानी कि आपके पास ये ओ एल और ओ एम ये बराबर है आपके पास, ओ एल किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है, ये दिया है आपको। तो ये जो जीवा है आपके पास कौन सी, ये वाली ए बी जीवा और सी डी जीवा, जीवाएं क्या है आपके पास, जीवाएं आपके पास है ए बी और सी डी। तो अगर ये बराबर आ गई आपके पास दूरी, ये दूरी अगर आपके पास बराबर आ जाती है, तो आपके पास दूरी बराबर आने पर, अगर ये केंद्र से बराबर दूरी पर होगी ये जीवाएं, तो आपके पास जो ए बी जीवा है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी डी जीवा के बराबर हो जाएगी। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला आपके पास। तो मूव करेंगे थोड़ा सा और आगे। अगला है आपके पास प्रमेय 9.7। इसके अनुसार क्या, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगना होता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, हम कोई एक चाप ले लेते हैं, मान लो ये वाली चाप ले लो आप पी क्यू, ये वाली चाप ले लो आप पी क्यू चाप। पी क्यू चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, जो यहाँ पे इसने कोण बना रखा है, वो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगना होता है। तो यानी कि ये दो गुना होगा, और वृत्त के शेष भाग पर आंतरित कोण ये वाला है। मान लो यहाँ पे ये आपके पास एक वृत्त है और ये केंद्र है, ये चाप ली मैंने इसकी कोई ए बी,
इसने जो केंद्र पर आंतरित किया कोण, मान लो इसने केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया, तो इसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भी शेष भाग पर आंतरित कोण जो होगा, वृत्त के किसी भी भाग पर आंतरित कोण होगा आपके पास, तो ये क्या होगा, इसका आधा होगा। ये दुगना होगा, केंद्र पर आंतरित कोण दुगना होगा और शेष भाग पर आंतरित कोण क्या होगा, इसका आधा होगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको, ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि आपके पास जो, यानी कि आपके पास जो कोण पी ए क्यू है, यहाँ पे पी ए क्यू जो कोण, ये वाला पी ए क्यू कोण है, वो आधा होगा किसका, केंद्र पर आंतरित किए गए कोण का, इस चाप द्वारा। ये हम चाप की बात कर रहे हैं, ये वाली चाप की, इस वाली चाप की बात कर रहे हैं। तो पी ओ क्यू का ये क्या होगा, कोण पी ओ क्यू का ये क्या होगा, आपके पास आधा होगा। तो ये है, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये चाप, अगर हम यहाँ पे इस वाले चाप की बात करें, ये वाला चाप अगर हम लेते हैं, ये वाला, तो इस चाप ने क्या बना रखा है, यहाँ पे एक कोण बना रखा है। तो ये दुगना है और ये वाला कोण क्या होगा आपके पास, आधा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 180 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा आपके पास 90 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर हम इस चाप की बात करें, आपने ध्यान से समझने का प्रयास करना है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको कोई कोण दिया और बताए कि शेष भाग पर अंतरित कोण क्या होगा। यहाँ पे मान लो ये वाला यहाँ पे 180 डिग्री होगा या 200 डिग्री होगा, मान लो 200 डिग्री अगर है ये, तो ये वाला कोण कितने का होगा, तो ये इसका आधा होगा, ऑब्वियस है। 200 का कितना हो गया, ये 100 होगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद भी है कि ये समझ आया होगा आपको, इसको आपने ध्यान में रखना है। थोड़ा सा अब आगे मूव करेंगे, अगला है आपके पास प्रमेय 9.8। इसके अनुसार क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते, फॉर एग्जांपल ये वृत्तखंड है आपके पास और इसके द्वारा कोई भी कोण बनेगा। देखो एक कोण P बन रहा है, एक Q इसी से बना रखा है और इसी से R बना रखा है। तो ये सारे कोण क्या होंगे आपके पास, बराबर होंगे। यानी कि एक ही वृत्तखंड, समझने का प्रयास करें आपकी, वृत्तखंड कौन सा है, यहाँ पे ये वाला वृत्तखंड है, ये जो मैंने शेड करा, इसके द्वारा जो कोण बनाया, चाहे वो कहीं भी बने आपके पास, वो हमेशा ही बराबर होगा। यानी कि आपके पास कोण P किसके बराबर होगा, कोण Q, और कोण Q किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर। जो भी ये वृत्तखंड बनाएगा, ये आपके पास क्या होंगे, बराबर कोण बनाएगा, ये परिधि पर बनाएगा जो। तो अगला है प्रमेय 9.9। इसके अनुसार क्या है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पे हम बात करें दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, उसके उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही अस्तित्व दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे ये वाले, ये जो इस रेखा ने बनाया कोण, ये वाला, ये कौन सी रेखा है, ओ ई डैश। तो आपके पास ये सभी जो कोण होंगे, ये आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, अगला है आपके पास चक्रीय चतुर्भुज, बहुत इंपॉर्टेंट। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है आपके पास, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। वो चारों शीर्ष जो होते हैं उसके, आपको पता है चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, तो वो चारों शीर्ष जो होंगे आपके, वो कहाँ पे स्थित होंगे, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। जब ऐसा आपको ऐसी कंडीशन जहां भी दिखेगी, तो आपने समझ जाना वो कौन सा चतुर्भुज है आपके पास, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज समझ गए होंगे आप। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलो अब है आगे, चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो आपने समझना है।
आपको पता है कि त्रिभुज जो होता है उसमें 3 कोण बनते हैं, चाहे वो जैसा मर्जी त्रिभुज बनाओ आप, उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरह आपके पास जैसा मर्जी चतुर्भुज होगा, उसमें आपके पास 4 कोण बनेंगे और उन चारों कोणों का योगफल हमेशा, जो आंतरिक कोण है उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो उनका योगफल कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है आपने। तो चक्रीय चतुर्भुज में आपके पास क्या होता है कि जो इसके शीर्ष होते हैं चतुर्भुज के, वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। और इसमें एक प्रमेय दिया है, इसके अनुसार चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास सम्मुख कोण है उनका योगफल जब आप करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो सम्मुख कोण कौन से होते हैं, ए का सम्मुख कोण कौन सा है, सी। ए का सम्मुख कोण कौन सा है, सी। बी का सम्मुख कोण कौन सा हुआ, डी है। तो सम्मुख कोण की बात हम करेंगे यहाँ पे, सम्मुख कोण, तो यहाँ पे सम्मुख कोण की बात करेंगे हम। तो सम्मुख कोण, ए का सम्मुख कोण कौन सा है, सी है, और बी का सम्मुख कोण क्या है, डी है। तो इनका योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कि कोण ए जमा कोण सी जब करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और इसी तरह कोण बी प्लस कोण डी करोगे तो ये भी कितना आएगा आपके पास, 180 डिग्री आएगा। अब 9.11 प्रमेय देखो आप, इसके अनुसार क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योगफल 180 डिग्री हो तो इसका उल्टा विलोम बताया है आपके पास, तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। यदि आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाए, ए प्लस सी इसके बराबर 180 डिग्री के, और बी प्लस डी इनमें से कोई भी कंडीशन आ जाए आपके पास, तो वो चतुर्भुज जो होगा आपके पास कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज होगा और यहां से ये निष्कर्ष निकलता है। तो ये सारी जो बातें थी वो आपने अपने नोटबुक पे अच्छे से नोट करनी है। तो आज हमने यहाँ पे लगभग 11 प्रमेय पढ़ा और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो वृत्त के हैं वो पढ़े। तो ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ये क्वेश्चन हल हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और, जो है वो है सर्वांग सम। जैसे कि मैंने आपको शायद पिछले किसी एक लेक्चर में बताया था कि सर्वांग सम क्या होते हैं, जो हर तरफ से समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो वृत्त बनाए मैंने, अगर इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इस वाले की भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो वृत्त है, ये वाला ए वृत्त, ये बी को पूरी तरह से ढक देगा। तो ये क्या होगा, आपके पास सर्वांग सम होगा। तो जैसे कि मेरा ये हाथ है या आपके हाथ है, तो दोनों हाथ अगर इस तरह रखे आप, तो ये संपूर्णतः ढक देते, इसको पूरी तरह से छिपा देते, तो इसमें क्या है, सर्वांग समता है। परंतु अगर मैं अपने हाथ की तुलना किसी और व्यक्ति से करूं, तो हो सकता है उसका हाथ मेरे से बड़ा हो, तो वो क्या होगा, समरूप तो होगा, परंतु वो सर्वांग सम नहीं होगा। ये सर्वांग सम है। समरूप का मतलब है, मान लो ये एक वृत्त है और एक ये दूसरा वृत्त है, तो देखने में ये इसका जो रूप है वो सेम है, ये 4 सेंटीमीटर। तो क्या ये ढक देगा एक दूसरे को, तो बिल्कुल नहीं ढकेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे समरूप। और जब पूरी तरह से ढकेंगे तो इसको क्या बोलेंगे आप, सर्वांग सम बोलेंगे। तो सर्वांग सम और समरूप में आपको पता चला होगा कि क्या होता है सर्वांग सम और समरूप। तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बार बार अभ्यास जरूर करें आप। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।